चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, इसके अलावा कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। ये क्वेश्चन फंस सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर मान के चल ए से बी की तरफ जा रहा है तो करंट हमेशा बी से ए की तरफ आएगा, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ में मूव करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। ये टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के बारे में ही अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कंडक्टर वो होता है जिसपे इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करना अलाउड रहता है। करंट को मेजर करने के लिए उसका यूनिट क्या होता है? एमीटर। और उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोगों ने बनाया है दैट इज़ एमीटर, ठीक है, एमीटर बोलते हैं उसको। और जो यूनिट अपन यूज़ करते क्या होता है वो एम्पियर, ठीक है। करंट हमेशा चार्ज के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। करंट हमेशा क्या होता है? चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। और जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई। एन भी स्मॉल रहेगा, ई भी स्मॉल रहेगा। Q कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हो। Q का मतलब चार्ज हुआ, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन कभी आधा, नौना, पौना ऐसा नहीं चलता। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10, 100, 1000, 500, 5 लाख ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर जो कूलम यूज़ हो रहा है, कैपिटल C उसका इंडिकेशन है, वो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। और याद रखना इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव आता है। तो टोटल आंसर अगर ओवरऑल देखूँ तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम उसका आंसर होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एक क्वेश्चन फंसता है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रख सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी कैलकुलेशन पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करंट जब भी मूव करता है, जैसे मैंने बोला अगर करंट मान के चलो बी से ए की तरफ मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है? करंट क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट बी से ए की तरफ मूव कर रहा है मतलब बी में पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है और ए पे पोटेंशियल वैल्यू छोटा है, तो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करता है हमेशा करंट। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से इंडिकेट किया जाता है, जो बाई डेफिनेशन ये होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन required for moving a unit positive charge from infinity to a given electric field। एक दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत दूर से एक प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को उठाकर वहाँ से उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेकर आना है, तो जितना वर्क डन लगेगा वो तुम्हारा पोटेंशियल होता है। दो जगह का पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ वोल्ट मीटर, ठीक है। वो क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। और उसका यूनिट क्या आता है? ऐसे यूनिट वोल्ट होता है, यानी पोटेंशियल का ऐसे यूनिट वोल्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ध्यान रखना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कोई कंडीशन है क्या? हाँ, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन सेम। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर है। टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज हुआ तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर बदलने से उनकी कंडक्टिविटी बदल जाती है, ठीक है। और एक्चुअल में कंडक्टिविटी बाद में बदलती है, रेजिस्टेंस बदलता है। हिंट कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस वो होता है जो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जो कांस्टेंट जुड़ता है वो R होता है। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ चुका है, V इक्वल्स टू IR। तो R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, और रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट को रोकने का काम करता है। रेजिस्टेंस का ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है, यानी रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज़ किया। अगर तुम्हारा वायर का लंबाई बहुत ज़्यादा है तो करंट पहुँचने में टाइम लगेगा, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। अगर वायर मोटा ज़्यादा है तो करंट जल्दी जल्दी जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर और नेचर इन लोगों को डिफाइन करती है रेजिस्टिविटी। इनको कौन डिफाइन करता है? रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टेंस कितने चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? 4। ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस 4 चीज़ों के ऊपर, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। बट रेजिस्टिविटी कितने चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मात्र 2 चीज़ों के ऊपर, एक नेचर और एक टेम्परेचर। इस बात का खास ध्यान रखना। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है R इक्वल्स टू रो
इंटू एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ए नीचे आ जाएगा, ए कैपिटल रहेगा ध्यान रखना। और आर इक्वल्स टू फिर रो इंटू एल अपॉन ए। रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी के उल्टे को बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टिविटी। जहाँ पर रेजिस्टिविटी ये बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना क्षमता कैपेबिलिटी रखता है किसी भी फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए, वो रेजिस्टिविटी बताता है। तो वहीं पर कंडक्टिविटी ये बताएगा कि कौन सा मटेरियल कितने ज़्यादा करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। जस्ट अपोजिट है दोनों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक। अच्छा, इसमें एक और है, रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, जो रो से इंडिकेट किया जाता है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। कैसे कैसा? एक सीरीज में, यानी अगर एक ऐसा है तो उस कंटिन्यू लाइन पे एक ऐसा, फिर कंटिन्यू लाइन पे ऐसा, ये सीरीज हो गया। सीरीज रेजिस्टेंस हमेशा मैक्सिमम होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल न्यूमेरिकल किए थे तो याद होगा, उसमें बोला था फाइंड आउट द मिनिमम रेजिस्टेंस, उसमें ये नहीं बोला था फाइंड आउट द पैरेलल रेजिस्टेंस। यही ट्रिक फंसता है सीबीएसई में, ठीक है। हाँ, पैरेलल मिनिमम होता है और सीरीज मैक्सिमम होता है। तो कभी भी कोई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है मतलब वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, यानी वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा झेलेगा। तो वर्क अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट रोकने का काम करता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट रुक गया, कम करंट जाएगा तो काम कहाँ से करेगा ठीक से वो। इसलिए घर का कनेक्शन को सीरीज में नहीं देते, पैरेलल में देते। पैरेलल मतलब अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है तो दूसरा रेजिस्टेंस उस वायर पे नहीं जाएगा, उस वायर से एक नया वायर निकलेगा और फिर इस पे जाएगा, फिर इससे एक नया वायर निकलेगा उस पे जाएगा। ये पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस यानी फॉर्मूला होता है आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट कंबाइंड। बट पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन, ठीक है। पैरेलल हमेशा मिनिमम निकलता है, सीरीज हमेशा मैक्सिमम निकलता है। सीरीज में अगर एक भी अप्लायंस खराब हुआ तो पूरा उस लाइन पे, उस वायर से जितने कनेक्टेड अप्लायंसेस है कोई काम नहीं करेगा। और दुख का बात यह कि पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा खराब है, क्योंकि एक खराब होने की वजह से कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो पता नहीं चलेगा कौन सा खराब है। पैरेलल में ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए घर का कनेक्शन को पैरेलल में दिया जाता है। प्लस सीरीज़ पे क्या होता है ना, सीरीज़ पे वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और हमारे जितना अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो सब वोल्टेज के बेसिस पे काम करता है। 220 से 240 वोल्ट आता है हमारे घर में सप्लाई, तो उस वोल्टेज के बेसिस पे वो काम करता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए पैरेलल रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग अपने घर में ज़्यादा फेवर करते हैं। नेक्स्ट, जब कभी भी कोई भी वायर से करंट फ्लो करता है तो वो वायर गर्म हो जाता है। गर्म होता है, ऑब्वियस सी बात है ना, कि किसी भी वायर पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वायर थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो वो उसकी कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब वो कितनी एनर्जी लॉस होगी उसको दिया गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोल रहा हूँ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बोलता है कि जिस भी कंडक्टर पे जब करंट फ्लो करता है तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ करंट के, स्क्वायर ऑफ करंट वैल्यू, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना रेजिस्टेंस वो मटेरियल ऑफर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कितने समय तक उस पर करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जिसका न्यूमेरिकल कल अपन किए थे, याद होगा तो। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन, मतलब इस खराब चीज़ को तुमको यूज़ करना है। देखो, किसी वायर पे तुम अगर करंट सप्लाई कर रहे हो और करंट लॉस हो जा रहा है तो ये अच्छा चीज़ है बुरा चीज़ है? बुरा चीज़ है, नहीं होना चाहिए ना, बट हो रहा है, तो अब उसको तुमको यूटिलाइज करना है, उस चीज़ को फ़ायदे मिला, हो रहा है ठीक है, लेकिन उसको यूज़ करो। तो इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर वो निक्रोम वायर वाला बताया था, निक्रोम वायर का बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना। और जो वो रहता है इलेक्ट्रिक आयरन, उसके भी तो बिजली सप्लाई करते हो, लेकिन यूज़ क्या चीज़ को कर रहे हो? गर्मी को कर रहे हो। रूम हीटर, बिजली सप्लाई करते हो लेकिन यूज़ किसको करते हो? उसकी हीट को करते हो। तो ये सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो वायर होता है वो किस मटेरियल से बनता है, ये इसको ध्यान रखना। एक हिंट कर दे रहा हूँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है बस, ठीक है। इतने में कोई दुख तकलीफ, ठीक है। अब एक बात समझना, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो तुम यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
जो तुम यूज़ कर रहे हो वो कितने पावर का है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं, कितने ज़्यादा काम कर सकते हो उसका पावर है वो, ठीक है। पावर का ऐसे यूनिट क्या होता है, वॉट। सर हीट का तो नहीं पता है, हीट एनर्जी होती है। दुनिया का कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला जूल होता है हमेशा, किसी भी प्रकार की एनर्जी का फॉर्मूला क्या, सॉरी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इस बात का ध्यान। वर्क डन भी एक तरीके की एनर्जी है, उसका भी ऐसे यूनिट जूल होता है, ठीक। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जिसको वॉट बोलते हैं, WATT वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा वो काम करेगा। पावर का ओरिजिनल फॉर्मूला तो W/T होता है, बट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में W/T को यूज़ नहीं करते। हम लोग P = VI वोल्टेज करेंट, या P = I²R, हाँ V = I²R, ठीक है। I²R क्या होता है तुम्हारा, करंट का स्क्वायर इंटू R रेजिस्टेंस तुम्हारा। इसके अलावा V²/R, ये सब अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया, P तुम्हारा पावर हो गया। अच्छा एक बात और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि ये है कि तुम्हारा वो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जाम में आता है, इसमें दिया नहीं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो तुम बिजली घर में यूज़ करते हो मीटर, उसका यूनिट क्या होता है, अरे यार उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट होता है तुम्हारा kWh, ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है, kWh यानी किलोवाट आर। उसमें जो तुम पावर यूज़ कर रहे हो वो किलोवाट पे यूज़ हो रहा है, यानी 1000 वाट के हिसाब से तुम यूज़ करोगे, ठीक है। और आर मतलब घंटे के हिसाब से टाइम काउंट होगा। जैसे हम लोग जनरली टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, या हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I²RT था, उसमें T जो था वो सेकंड में था। बट यहाँ पर जो कमर्शियल यूनिट लोगे इसमें टाइम जो लोगे वो घंटे में लोगे, यानी आर में लोगे। इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 kWh इक्वल्स टू 1 यूनिट। घर का बिजली बिल मीटर रीडिंग आता है, बोलते हैं 200 यूनिट तक फ्री है, 100 यूनिट तक फ्री है। तो 100 यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब है kWh, और एक kWh का मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल्स। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, एक यूनिट का वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। मतलब सोचो अगर तुम घर में एक यूनिट बिजली खपत की है, मतलब तुमने कितनी एनर्जी यूज़ करी है, 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी तुमने यूज़ करी है, ठीक है। खत्म। इस चैप्टर से मेनली थ्योरी पढ़ लेना। न्यूमेरिकल तुम्हारा रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा, H = I² ऊपर RT के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, Q = NE के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, एमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। यानी अगर कोई वायर ऐसा बना हुआ है, एमीटर यहीं पर यूज़ हो जाएगा, बट अगर वोल्ट मीटर बना है तो ये वायर पे नहीं होगा, अलग से एक वायर निकलेगा, वोल्टेज ऐसा बन के ऐसा आएगा। क्लियर हो गया ये चीज़। इसके अलावा रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, और आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है।